मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और स्वाभाविक रूप से अगर नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के नाते सत्ता में लाने का देश की जनता ने अगर फैसला लिया तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी भावना ये रही कि देश को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। नेतृत्व ऐसा जो बड़े फैसले, कड़े फैसले ले सकता हो, देश का सम्मान दुनिया के मानचित्र पर अलग पहचान के साथ खड़ा हो, देश आर्थिक दृष्टि से अपने पांवों पर खड़ा हो। ये सारी उम्मीदें, जिसको मैं कह सकता हूं आकांक्षाएं, अपेक्षाएं देश की जनता की स्वाभाविक रूप से हमारे देश के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से थी। और मोदी जी का बड़ा साफ इस बात को लेकर के मानना था कि देश का सुधार आर्थिक सुधार किए बिना संभव नहीं। इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है और बड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कार्यभार संभाला तो एक आग्रह पूरे देश की जनता के सामने उन्होंने रखा कि जनधन के अंतर्गत आओ सब देशवासियों, हम अपना अपना खाता बैंक में खोलें। पूरे देश भर में बहुत सारे विपक्ष के लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियां की उस बात को लेकर के कि खाता तो खोलेंगे लेकिन पैसा कौन डालेगा, खाता खोलने से क्या होने वाला है। लेकिन उस सारी बात के पीछे एक भाव था जो आप लोगों ने सुना भी है, कई बार भी सुना भी है, पढ़ा भी है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि अगर मैं किसी आदमी की मदद करने के लिए 1 रुपए भेजता हूं तो 1 रुपए में से उसको 15 पैसे मिल पाते हैं, यानी कि बहुत कम पैसा जो है उस व्यक्ति तक पहुंच पाता है। रास्ते में जो व्यवस्था, उस व्यवस्था का शिकार बना। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जनधन के अंतर्गत खाते खोलो। और आपने देखा कि देश ने सहर्ष उस आग्रह को स्वीकार किया और स्वीकार करने के साथ आज हम इस बात को कह सकते हैं कि 55 करोड़ नए बैंक खाते जनधन के अंतर्गत पूरे देश भर में खोले गए। और इन खातों में डीबीटी के जरिए 45 लाख करोड़ देशवासियों को मिले। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक संदेश था कि अगर आप 1 रुपए लेने के पात्र हैं तो आपके खाते में 15 पैसे नहीं, पूरा 1 रुपए आपके खाते में पहुंचना चाहिए। यानी कि बीच की उस सारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जहां गरीब आदमी की मदद के लिए जो केंद्र सरकार की ओर से, सरकार के माध्यम से जो पैसा भेजा जाता था, उस पैसे को वहां पर पहुंचाने में जो कठिनाई होती, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी एक शुरुआत उस दृष्टि से थी। उसके बाद आगे हम अगर रिफॉर्म्स की दृष्टि से कहें, इस बात को पूरा देश ने, पूरी दुनिया अब जानती है कि नरेंद्र मोदी जी बड़े फैसले लेने वाले, मजबूत फैसले लेने वाले नेता हैं।
ही कर सकता था और इंजेक्शन यूपीआई के माध्यम से। ऐसी बातों को लेकर के मैं आप सबके सामने जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, उसका अभिप्राय है कि रिफॉर्म्स और जो जीडीपी की अगर हम जिक्र करें कि 8% से वो ज्यादा बढ़ रही है और 2014 में 3 से 4% और 2014 में जो महंगाई दर थी वो 9% के लगभग थी और आज वो महंगाई दर जो है 3 से 4% के बीच में है। मैं थोड़ा सा सारी चीज को लेकर के डिटेल में ये कह रहा हूं कि हमको थोड़ा पृष्ठभूमि में जाकर के अगर देश की जीडीपी का अगर हम जिक्र करें 98 लाख करोड़ से अब बढ़ करके हमारे देश की जीडीपी 340 करोड़ से पार हो गई है। तो ये बहुत बड़ा इंक्रीज उस दृष्टि से है जिसका हम जिक्र कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जिसको सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि 11 वर्ष पहले जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, हम दुनिया की इकोनॉमी में उस वक्त 11वें स्थान पर थे और आज भारत दुनिया की इकोनॉमी में चौथे स्थान पर है। और यह साबित करता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा साफ शब्दों में कहा था कि हमारा लक्ष्य है कि 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बना करके छोड़ेंगे। और स्वाभाविक रूप से इस बात को हम सिर्फ दावा ही नहीं कर रहे हैं, ये होने वाला है, इसलिए होने वाला है जो इम्पैक्ट आप लोगों ने देखे हैं, जो देश की इकोनॉमी में सारी चीजों को लेकर किया है। मित्रों, इस बात को लेकर के भी बड़ा मुझे आप सबके बीच में कहना है, जिस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं, और वो है जीएसटी के अंदर जो रिफॉर्म्स लाए हैं। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 2000 में उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत गंभीरता से प्रयत्न किए थे, चर्चा की और उसमें आर्थिक दृष्टि से हमको सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए और उसके लिए एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया था और उस दृष्टि से आगे बढ़कर के काम करने की मंशा भी जाहिर की थी, लेकिन कुछ चीजें छूट गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात उन्होंने फैसला किया कि देश के अंदर हमको एक व्यवस्था देनी है टैक्स के लिए, वन नेशन वन टैक्स। और उसके लिए उस वक्त उनके मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के नाते अरुण जेटली जी थे और आखिरकार 1 जुलाई 2017 को मध्य रात्रि एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार की दृष्टि से बड़ा कदम उठा करके एक फैसला लिया कि हम देश के अंदर वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था लागू करेंगे और इसलिए जीएसटी लागू हुआ। स्वाभाविक रूप से नई चीज थी देश के लिए, देश के व्यापारियों के लिए, देश के लोगों के लिए। और शुरू में बहुत पैसा भी लगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सारी चीज में, इस प्रक्रिया में से कैसे होकर के हम सारी व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से चला सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस फैसले के पश्चात चीजें आगे बढ़ी
और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज पूरे देश भर में वन नेशन वन टैक्स के अंतर्गत जीएसटी पूर्ण रूप से प्रभावी ढंग से लागू होने के साथ साथ देश की आर्थिकी में, देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा सहयोग देकर के गई है। और मैं समझता हूं कि जीएसटी का ये वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरह से जिस प्रकार से जब भारत आजाद हुआ था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 562 रियासतों को इकट्ठा करके एक भारत का निर्माण, मजबूत भारत का निर्माण की दिशा में जो कदम उठाया था, उसी तरह का कदम ये जीएसटी का मैं मानता हूं। और उसी तरह से इसकी आवश्यकता प्रमुख रूप से जो उस वक्त अनुभव की गई, उसमें प्रमुख बात यह थी कि टैक्स के बहुत सारे स्ट्रक्चर थे, अलग अलग स्ट्रक्चर थे, जिसमें टैक्स कलेक्शन में भी बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था उसमें। और अलग अलग राज्यों में वैट की जो एक समस्या थी, जिसमें समान दरें नहीं हुआ करती थी। लगभग 17 प्रकार के उस वक्त टैक्सेस थे और 13 किस्म के जो है वो उपकर थे, सेस थे। तो वो सारी चीजों को पूरे देश के अंदर, यानी कि एक राष्ट्र के अंदर जो है अलग अलग व्यवस्थाओं को इस प्रकार से काम करने के लिए बाध्य करता है। लेकिन जीएसटी का फैसला होने के पश्चात वो सारी चीजों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके जो फैसला हुआ, तो निश्चित रूप से उसके एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। इसको समझाने के लिए थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन उसके बावजूद वे इस सारे फैसले को पूरे देश ने स्वीकार किया, लागू किया। और खासतौर से जो हमारे बहुत सारे जो व्यापारिक वर्ग है, उनका एक बहुत बड़ा सहयोग था। और जब ये जीएसटी लागू किया गया, उस वक्त एक व्यवस्था भी दी गई कि जो टैक्सेस में सारा नया जो हमारा ढांचा आया, जो स्ट्रक्चर आया है, तो स्वाभाविक रूप से उसके कारण जो है बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेंगे कुछ राज्यों को। इसलिए राज्यों की ओर से जो आग्रह किया गया कि जीएसटी कॉम्पनसेशन हमको अवश्य दिया जाए। और उसमें फैसला हुआ, जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला हुआ कि जीएसटी काउंसिल के तहत जब से लागू हुआ तब तक के लिए आपको 5 साल तक जीएसटी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, जो सभी राज्यों को दिया गया। उस स्टेट को सबको एक सपोर्ट दिया और उस सपोर्ट के चलते प्रदेश में जो टैक्स के कलेक्शन के नुकसान के कारण जो है किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। तो एक बहुत बड़ा वो फैसला था और वो फैसला जो है जून 2022 तक लागू रहा। 2022 तक सभी प्रदेशों को जीएसटी कॉम्पनसेशन का पैसा मिला, जो एक कमिटमेंट केंद्र सरकार की हमारी उस वक्त की थी। उसके तहत जो है उसको पूरा किया गया। लेकिन बाद में बीच बीच में हर बात को लेकर के बात आ रही थी कि जीएसटी में रिफॉर्म्स करने की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है। और स्वाभाविक रूप से कोई नई चीज शुरू होती है और बड़ी चीज शुरू होती है, तो उसमें सुधार की गुंजाइश के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन हमेशा खुला रहता था। हमेशा वो कहते हैं कि सुधार का, सुझाव का हमेशा अभिनंदन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। मैं बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, जब मैं मुख्यमंत्री था, जीएसटी काउंसिल की बैठक में गया तो समय समय पर लगातार उसमें सुझाव होते थे और उन सुझावों को सुना ही नहीं जाता था। बहुत सारे सुझावों को वहां पर माना भी जाता था, स्वीकार किया जाता था और जीएसटी काउंसिल की बैठक में उनको पारित किया जाता था। जहां जहां जिन जिन राज्यों में कठिनाई का दौर जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के बाद
आ रही थी, उन सारी चीजों को सरल करने की दिशा में कदम उठाए। लेकिन मैं इस बात को लेकर के मैं आपके सामने मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जीएसटी लागू करने के बाद जो उसके इंपैक्ट्स को अगर हम देखें, अब देखिए इसमें लगातार जो है जीएसटी के जो करदाताओं में जो है वो जो नंबर का जो इंक्रीज, संख्या में जो वृद्धि लगातार 2017 में 66,000 लाख से, मतलब 66.5 लाख से बढ़कर के ये 2017 में थी, और 2025 में वो 66.5 लाख से बढ़ करके 1,51,000 करोड़ हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गया, और 3 टाइम्स के लगभग। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी इंक्रीज उसमें हुई है। जो जीएसटी के जो करदाता हैं उनके नंबर में इंक्रीज, बहुत बड़ी इंक्रीज हुई है। और जो रेवेन्यू में जो इंक्रीज हुई है उसका भी मैं जिक्र करना चाहूं तो वो भी आंकड़े हमारे पास है कि 2024 में तो जीएसटी का जो कलेक्शन था कुल मिलाकर के वो 22.08 लाख था, 22.08 लाख करोड़ रहा, और 4 वर्षों में ही आकर के ये लगभग दोगुना हो गया, जिसमें 18% जो है अधिक इसका जो है वो इसमें इंक्रीज हुई है। यानी कि 2024 में जो टोटल जो है कलेक्शन जो है जीएसटी की हुई है वो 22.08 लाख करोड़ हुई है, और ये बहुत बड़ी एक इंक्रीज जिसको मैं कह सकता हूं तो वो हुई। और जो इसकी जो CAGR जिसको बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो जिसकी इंक्रीज हुई है वो 18% के लगभग हुई है, और स्वाभाविक रूप से ये देश की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा आधार बन गया। पंद्रह अगस्त को अब की बार देश के प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए लाल किले से ऐलान किया था कि हम जीएसटी में सुधार करने के लिए खुले मन से काम करेंगे, और उन्हें संकेत दिया था कि हम सुधार करेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की जो 56 जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, और जो फैसले लिए गए उसमें सबसे बड़ा फैसला जो 12% और 28% के जो 2 स्लैब थे, जिसका इंपैक्ट जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन पर था, बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी पर था, वो दोनों स्लैब जो है 12% और 28% का जो है वो समाप्त कर दिए गए। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी ऐलान किया कि नवरात्रे के दिन, यानी कि इस बार जो है 22 सितंबर को नवरात्रे हैं, उस दिन से ये जो रिफॉर्म्स हमने किए हैं ये लागू हो जाएंगे। और इसमें जो इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को अगर हम देखें तो उसमें आप इस बात को देख रहे होंगे कि 31 से ज्यादा जो लाइफ सेविंग ड्रग्स, मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ये, जहां 12% जीएसटी हुआ करता था उसके पूरे जो है उसके जीएसटी के दायरे से बाहर कर दी गई। हमें जो है उसमें बहुत बड़ी दर जो है उनकी सस्ती हो जाएगी, ये एक बहुत बड़ा उसका लाभ होगा। 28% वाली जो जीएसटी की दर वाले सामानों में 18% की कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें रोजमर्रा से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें उसमें।
जो आर्थिक सुधार की दृष्टि से ये जो फैसले लिए गए हैं, इससे देश की आर्थिकी में बहुत बड़ी मजबूती आने की संभावना आने वाले समय में होगी। तो मिल्क की अगर बात करें 5% होता तब 0 होगा। परांठा खाने वालों के लिए भी खुशखबरी है, इसमें 18% से अब 0% हो जाएगा। अब उसमें पिज्जा, ब्रेड, रोटी, चपाती, खाकरा, उस पर भी 0%। तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें बहुत बड़ा, जो हमारे किसानों और बागवानों के लिए इसमें बहुत बड़ी एक राहत है। उस दृष्टि से अगर हम ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो जहां पहले 12% लगता था 5% लगेगा, दिया गया है। छोटी कारें 28% पहले था, 18% होगा। तिपहिया वाहन 28 से 18 कर दिया गया। यात्री वाहन 28 से 18 कर दिया गया, 28 से 18 कर दिया। जो चीज आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है उस पर ही इंक्रीज किया गया। मिनरल वाटर 28, फर्टिलाइजर में 12% यूपी की गवर्नमेंट में था, अब वो 5% है। इस प्रकार से बहुत बड़ा एक परिवर्तन उस दृष्टि से अब की बात जो जीएसटी में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उसके माध्यम से उनको देखने को मिला है। मित्रों, में कुल मिलाकर के सारी चीजों आपके सामने आ भी चुकी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और निश्चित रूप से भारत मजबूत आर्थिक स्थिति के दौर में से आगे बढ़कर के और मजबूत करने की दिशा में सफल होगा। ये पूरा देश अब अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2029 का जो लक्ष्य है भारत के सामने, देश के सामने जो रखा है हमने कि भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बना करके हम छोड़ेंगे, और इस लक्ष्य को निश्चित रूप से हम हासिल करने की स्थिति में हो पाएंगे। इसलिए जीएसटी के जो रिफॉर्म जो अभी जो ताजा जो 3 सितंबर को किए गए वो ऐतिहासिक है और भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी मजबूती देंगे, बहुत बड़ी ताकत देंगे। और निश्चित रूप से मैं इस बात को मान करके चलता हूं, समाज के हमारे सभी वर्ग जो है वो लाभान्वित होंगे। बहुत बड़ा लाभ जब 22 तारीख को पहला नवरात्रा शुरू होगा, उस नवरात्रे से जीएसटी के रिफॉर्म्स जो अभी पारित हुए हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में, वो लागू होंगे तो बहुत बड़ी राहत इस देश के बहुत बड़े वर्ग को होगी। चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मध्यम वर्ग का है, सबको बहुत बड़ी राहत होगी। मुझे आज की इस पत्रकार वार्ता में जीएसटी से संबंधित कुछ विषयों पर जो बात करनी थी वो बात मैंने आपके समक्ष रखी है, और मैं समझता हूं कि जो मेन जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को मैंने टच करने की कोशिश की। हालांकि विषय बहुत विस्तृत है, ये बहुत लंबा है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने दूसरी बार दोहराया कि हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था की पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंचे, पर बड़े वैज्ञानिक हैरान है, अर्थशास्त्री हैरान है कि जिस देश में 30 लाख करोड़ का कर्जा हो वो देश कैसे पहुंचेगा। जहाँ तक जीएसटी की बात कर रहे हैं हम, जीएसटी से हिमाचल को इतना घाटा होने वाला है आम आदमी को कि सरकार तो राज्य सरकार बैठ पे इतना ज्यादा टैक्स लगा देगी कि वो तो बराबर हो जाएगा स्थिति। देखिए, मैं एक बात आपकी बात को सुनकर के मैं यही कहना चाहता हूँ, ये रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट अभी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से भारत के ऊपर जो कर्ज का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि 145 करोड़ के इस देश के ऊपर की जनसंख्या के इस देश के जो है इसके ऊपर
इस लोन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जब हमारी आर्थिकी अंदर से मजबूत होगी, हम आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये लोन के इम्पैक्ट जो है अपने आप जो है वो धीरे धीरे स्वतः जो है डाइल्यूट होंगे, कम होंगे। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव लंबे समय तक नहीं होगा। और जहां तक बताई आपने कि हिमाचल प्रदेश की बात, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि बार बार यही कहा जाता था कि जीएसटी की जो कलेक्शन होती है उससे स्टेट को बेनिफिट नहीं होता है, स्टेट को फायदा नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि देश की आर्थिकी मजबूत होती है तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश को भी उसका लाभ मिलता है। और वैट के माध्यम से, सेस के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट जो अपने रिसोर्सेज को खड़ा करने की जो बातें कह रही हैं, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है। क्या उससे जो एक्चुअल जो कलेक्शन आ रही है उससे स्टेट को फायदा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। रास्ते और भी हैं जिन रास्तों पर काम करने की आवश्यकता है, मैं महसूस करता हूं, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। तो जीएसटी रिफॉर्म से घाटा होगा, राजस्व में घाटा होगा, देश के राजस्व में घाटा होगा, तो कैसे उसको देखिए, मैं इस बात को मानता हूं। मैं स्वाभाविक रूप से जब आपके टैक्स स्लैब जो है आपके जीएसटी के कम हो गए तो रेवेन्यू में कमी तो आएगी, लेकिन कंजम्पशन उसका ज्यादा होगा। जब कंजम्पशन ज्यादा होगा तो एकदम जो है वो मुझे लगता है कि वो उसको कॉम्पनसेट भी करता है। और दूसरी बात, जब वेलफेयर स्टेट पे हम रहते हैं जहां इस देश में, वहां हमको इस बात का भी ख्याल रखना है कि देश हित में, जनहित में, गरीब लोगों के हित में क्या करना उचित है, मध्यम वर्ग के लिए क्या करना उचित है। तो मुझे लगता है कि उस दृष्टि से सारे फैसलों पर विचार करने के बाद ही निर्णय लिया गया। सर, इस घाटे को क्या केंद्र सरकार पूरा करने की कोई योजना बना रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता है। देखिए, इस घाटे के लिए कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर जीएसटी कलेक्शन कम होगा, रेवेन्यू कम होगा, तो निश्चित रूप से आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, तो आपका जो लॉसेस आप देख रहे हैं कि कलेक्शन में होगा वो कंपनसेट होगा, मतलब उसी में कंपनसेट हो जाता है। सर, इसमें छोटी स्टेटों को लॉस हो रही है, छोटी स्टेट नहीं, आई डोंट फाइंड, मतलब मुझे नहीं इसमें सारी चीज को ये दिखती है कि इसका कोई स्टेट को, छोटी स्टेट को कोई नुकसान होने वाला है। कैलकुलेशन है कि 48,000 करोड़ कम होगा, तो छोटी स्टेट का जो हिस्सा कम होगा तो बीजेपी चाहो तो आप लोग सेंटर से डिमांड करेंगे कि हिमाचल को जो नुकसान हो रहा है फॉर द टाइम बिंग इसकी कंपनसेशन कर दे। नहीं, देखिए, मैं तो पहले तो इसके इम्पैक्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको कि जो इसके इम्पैक्ट्स होंगे वो किसी छोटे स्टेट या बड़े स्टेट को दृष्टि से नहीं होते। पूरे देश भर में एक जैसा जीएसटी काउंसिल का फैसला पूरे देश के लिए होता है। और जहां आप बात कह रहे हैं कि छोटी स्टेट को उसमें नुकसान होगा, ऐसी चीज की संभावना उसमें नहीं है। जो आपका शेयर है जीएसटी कलेक्शन का वो आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। हालांकि बड़ी स्टेट का जहां पर जीएसटी बहुत ज्यादा कलेक्शन होता है वो अपने आप को इस बात को लेकर के थोड़े चिंतित है कि हम ज्यादा कमा करके देते हैं और उसके बाद हमको शेयर जो है वो पूरे देश के हिस्से के बराबर मिलता है। थोड़ा उनका ये मानना होता है, लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि इसका छोटे राज्यों पर कोई इस प्रकार के मतलब आर्थिक दृष्टि से कोई इम्पैक्ट इस तरह से एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आएगा। हिमाचल पर जिस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है, यही तो बात हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कही है। जीएसटी काउंसिल उन्होंने पत्र भी लिखा है, जो हिमाचल के कंसर्न है उनके भी वही है। उनका क्या कहना? उनका भी यही कंसर्न है कि हमारे रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा। चिट्ठी लिखी है। देखिए, इस सारी चीज को लेकर के जीएसटी काउंसिल के बैठक में फैसला लिया जाता है। अब यहाँ कई तरह की बातें होती है। देखिए, जीएसटी काउंसिल का फैसला जो है पूरे देश भर में लागू होगा। जीएसटी काउंसिल में बैठक में फैसला हुआ कि आपको जीएसटी कंपनसेशन 5 साल के लिए मिलेगा। और उस वक्त जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में थी, कांग्रेस की सरकार में ये फैसला मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की उपस्थिति में हुआ, उनके प्रेजेंस में हुआ। लेकिन 5 साल तक उनको भी मतलब उनको भी मालूम था कि 2022 में इसका कंपनसेशन मिलना बंद हो जाएगा। जून 2022 के बाद बंद हुआ। दूसरे जो हमारे कांग्रेस के मित्र शोर डालते हैं कि हमारा टाइम आया तो बंद हो गया। तो स्वाभाविक रूप से ये फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया था। और अभी भी जो फैसले लिए गए हैं उस जीएसटी काउंसिल की बैठक में, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित, मुझे मालूम नहीं उपस्थित थे कि नहीं थे, लेकिन उनके प्रतिनिधि, उनका रिप्रेजेंटेटिव था ही था।
उसी बैठक में सरकार ने प्रेजेंटेशन दी थी कि पहाड़ी राज्यों के लिए अलग से परिषद बने जीएसटी काउंसिल की। तो क्या सर विपक्ष या भाजपा इस मांग को दोहराएगी सर कि अलग? देखिए, इस सारी चीज को लेकर सुझाव की दृष्टि से बड़े सारे सुझाव आते हैं। इस सारी चीज का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जीएसटी काउंसिल का फैसला पूरे देश का फैसला है, वो पूरे देश के लिए। सर, इससे महंगाई बढ़ने की भी आशंका बताई जा रही है। जैसे आपने खुद ही कहा कि कंजम्पशन बढ़नी है, तो क्या सर इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? महंगाई बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आपके टैक्स 28% से जो है वो 18 पर आ गया और 18 वाला जो है कहीं 5 पर आ गया, तो निश्चित रूप से कम होगी महंगाई। कंज्यूमर के लिए तो बहुत बड़ा लाभ है और कुल मिलाकर के इससे देश का हित होगा, देश की आर्थिकी मजबूत होगी, इतना ही मुझे कहना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अरे आज तो हमने संपर्क वाली बातें हम करेंगे।